हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि हर एक ब्रांच के लिए सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर अदर ब्रांच जितनी हैं सबके लिए एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो आज हम इसके टॉप 25 की जो सीरीज़ चला रहे थे, तो इसके लेक्चर 7 या फिर पार्ट 7 भी कह सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर जो भी वीडियोज़ हो आपसे मिस ना होने पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है यहाँ पे कि समांतर प्लेट संधारित्र बनाता है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र बनता है, तो देखिए किससे बनता है। तो ऑप्शन है समान क्षेत्रफल की दो प्लेट एक दूसरे से सटाकर रखी जाती है तब बनता है, या फिर ऑप्शन बी समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको दिखा भी देते थोड़ा सा, इस प्रकार से होता है कुछ। तो इनके बीच कोई ना कोई थोड़ा सा गैप होता है, तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें एक दूसरे से सटाकर, यहाँ पे बात की जाए सटाकर तो होता नहीं, गैप होता है। तो ऑप्शन भी चलिए देख लेते हैं क्या है कि समांतर क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर होती हैं। अब कुछ दूरी पर होती हैं मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी ही इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा बहुत आपको अगर फिगर भी याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप जो है देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप थ्योरी को एकदम अच्छे से रट डालें, मतलब थ्योरी को आप बुक को उठाएं थोड़ा सा और थ्योरी को ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाएं, फिगर को देखते चले जाएं, ताकि जो है एग्ज़ाम के टाइम कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हाँ लगे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। तो अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो ऑप्शन ए दे रखा है सी बराबर स्मॉल डी अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ऑप्शन बी सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान स्मॉल डी, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा कि सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि धारिता का मात्रक होता है। तो देखिए धारिता का क्या वैल्यू होता है, क्या मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा कूलाम प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी फैरेड, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो धारिता का यहाँ पे मात्रक होता है, देखिए सी बराबर क्या होता है क्यू बाई भी होता है। क्यू का मात्रक कूलाम हो जाएगा और भी का मात्रक क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। तो कूलाम पर बोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है। और देखिए इसी कूलाम बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फैरेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी राइट होगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो ही गया है। 4 की तरफ देखते हैं क्या है कि एक माइक्रोफैरेड बराबर होता है, एक माइक्रोफैरेड होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 10⁻6 फैरेड के, ऑप्शन बी 10⁻9 फैरेड के, ऑप्शन सी 10⁻3 फैरेड के, या फिर ऑप्शन डी 10⁻−6 फैरेड के। तो एक माइक्रोफैरेड जो बराबर होता है यहाँ पे 10⁻−6 फैरेड का होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है और बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्या है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है तो धारिता डॉट डॉट हो जाएगी। ऑप्शन ए धारिता घट जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, या फिर अपवर्तित रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टी रख दी जाए अगर तो धारिता क्या हो जाएगी। देखिए परावैद्युत पट्टी रखने से धारिता बढ़ जाती है हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों के चैनल को शेयर भी करते चलें। तो देखिए 6 वाला क्या दे रखा है कि इकाई धनावेश को अनंत दूरी से किसी आवेश क्यू के समीप स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ऑप्शन बी विद्युत बल कहलाएगा, या फिर ऑप्शन सी विद्युत विभव कहलाएगा, या फिर ऑप्शन डी विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत विभव कहलाएगा। क्योंकि विद्युत विभव की जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन होती है, यही होती है कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से किसी आवेश को किसी आवेश के क्यों मान लीजिए आवेश है तो उसके समीप स्थित बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है विभवांतर होता है या फिर विद्युत विभव होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए विद्युत बल रेखाओं के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश पर ख़त्म होती हैं।
ऑप्शन बी विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से निकलती हैं तो धन आवेश पर ख़त्म हो जाती हैं। फिर ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं की बात करें तो क्या होती है, ये क्या होती है, धन आवेश से निकलेगी, धन आवेश से क्या होगी, निकलेगी और ऋण आवेश पे क्या होगी, आकर के ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि दो स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का तुल्य बल नियतांक होगा। अब देखिए दो स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का तुल्य बल नियतांक क्या होगा। तो ऑप्शन है दे रखा कि 1/k बराबर 1/k1 प्लस k2, ऑप्शन बी k बराबर k1 प्लस k2, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का जो तुल्य बल नियतांक होता है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट कर देंगे और कहेंगे कि हाँ यही सही है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग की बात की जा रही है, ना कि प्रतिरोध की बात की जा रही है। तो स्प्रिंग के तुल्य बल नियतांक के जो फार्मूला होगा श्रेणी क्रम का, हमारा ऑप्शन है, यानी कि 1/k1 प्लस 1/k2। तो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या है कि दो स्प्रिंग के समांतर क्रम का तुल्य बल नियतांक होगा। तो देखिए दो स्प्रिंग के समांतर क्रम का तुल्य बल नियतांक क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा k बराबर k1 प्लस k2, ऑप्शन बी 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछते हैं तो न्यूमेरिकल भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए अगर फार्मूला पूछ लेगा तो फार्मूला आपको बता देना है, अगर न्यूमेरिकल पूछ लेगा तो न्यूमेरिकल भी आपको करके आना है, क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए दो स्प्रिंग के समांतर क्रम की बात की जा रही है, तुल्य बल नियतांक की, तो क्या हो जाएगा, समांतर का आपको प्रतिरोध पता है ये होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे श्रेणी वाला हो जाएगा, यहाँ पे कि ऑप्शन ए यानी कि k बराबर k1 प्लस k2 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि 10 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक के दो स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य बल नियतांक की गणना करनी है। अब देखिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, k बराबर k1 प्लस k2 कर देंगे और क्या करेंगे 10 प्लस 10 क्या कर देंगे, इसके बाद 20। अब 20 न्यूटन पर मीटर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अब देखिए इसको आप टिक कर देंगे और क्या कहेंगे, हाँ हमारा ये सही होगा। पर यहाँ पे ये गलत है, ये क्या चीज़ है, गलत है, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसका फार्मूला 1/k बराबर होता है 1/k1 प्लस 1/k2। तो अब k1 प्लस k2 है तो सारा फार्मूला अलग हो गया, तो अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/k बराबर आ जाएगा, जब आप मान रखेंगे 2/10 आएगा। तो जब इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा, k बराबर 5 आ जाएगा, तो 5 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो देखिए 5 न्यूटन पर मीटर ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, तब इसके बाद करना है। तो देखिए आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 की 10 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक के दो स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इसके तुल्य बल नियतांक की गणना करनी है। तो ऑप्शन ए दे रखा 10 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी 20 न्यूटन पर मीटर, या फिर ऑप्शन सी 5 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी 100 न्यूटन पर मीटर। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे पहले पढ़ेंगे, देखिए क्या दिया गया, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब तुल्य बल नियतांक का फार्मूला अप्लाई करना है, तो समांतर क्रम का क्या होता है, k बराबर होता है k1 प्लस k2 होता है। कुछ नहीं करना है, 10 को यहाँ पे रखो, 10 को यहाँ पे रखो, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा 20। तो 20 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी, यानी कि 20 न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग है। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंगें क्या हैं, तो क्या होती हैं, ऑप्शन ए कणों के कंपन तरंग की चलने की दिशा में होती हैं, या फिर ऑप्शन बी कणों के कंपन तरंग की चलने की दिशा के लंबवत होती हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों होती हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है कणों के कंपन तरंगे चलने की दिशा में होती हैं, जो कण होते हैं उससे कंपन के तरंगे चलने की दिशा में ही होती हैं, तो इनको हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो ऑप्शन ए दे रखा कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या होती है, ऑप्शन बी एक दोलन में लगा समय, या फिर ऑप्शन सी एक दोलन में चली गई दूरी, या फिर ऑप्शन डी कण की मध्यमान स्थिति के एक और तय की गई अधिकतम दूरी। देखिए तरंग दैर्घ्य जो होती है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि एक दोलन में चली गई दूरी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया है, 14 देख लेते हैं क्या है कि आवर्तकाल क्या होता है।
तो आवर्तकाल क्या होता है, ऑप्शन ए दे रखा कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, फिर ऑप्शन बी एक दोलन में लगा समय, या फिर ऑप्शन सी एक दोलन में चली गई दूरी, या फिर ऑप्शन डी कण की मध्यमान स्थिति के एक और तय की गई अधिकतम दूरी। तो आवर्तकाल देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय क्या हो जाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी चीज़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, उसको भी आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है, ऑप्शन ए दे रखा है 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, या फिर ऑप्शन बी एक दोलन में लगा समय, या फिर ऑप्शन सी एक दोलन में चली गई दूरी, या फिर ऑप्शन सी कण की मध्यमान स्थिति के एक और तय की गई अधिकतम दूरी। तो आवृत्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 देख लेते हैं कि आयाम क्या होता है। देखिए अब आयाम क्या होता है, तो ऑप्शन ए दे रखा कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, ऑप्शन बी एक दोलन में चली गई दूरी, ऑप्शन सी एक दोलन में लगा समय, ऑप्शन डी कण की मध्यमान स्थिति के एक और तय की गई दूरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवर्तकाल हो जाएगा यहाँ पे। अब एक दोलन में चली गई दूरी, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्या होता है, आवृत्ति होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक दोलन में लगा समय तरंग हो जाता है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन डी बच रहा है कि कण की मध्यमान स्थिति के एक और तय की गई अधिकतम दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही राइट होगा कि कण की मध्यमान स्थिति के एक और तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, आयाम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, ऑप्शन ए 5900 मीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन बी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन सी 330 मीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ऑप्शन सी यानी कि 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसको याद कर लीजिए कि जो वायु में ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। अब लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं, तो ऑप्शन है मीटर से, सेंटीमीटर से, डायोप्टर से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो लेंस की क्षमता को मापने का जो यंत्र जो यहाँ पे मापते हैं, जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 19 क्या दे रखा है कि अवतल लेंस की क्षमता सदैव होती है। तो अवतल लेंस की जो कैपेसिटी क्षमता होती है क्या होती है, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ऋणात्मक होगा, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और यहीं पे अगर उत्तल लेंस होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन ए यानी कि धनात्मक हो जाता। तो चलिए देखते हैं 19 हो गया हमारा। 20 देख लेते हैं कि परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री के, ऑप्शन बी 45 डिग्री के, ऑप्शन सी 30 डिग्री के, या फिर ऑप्शन डी आपतन कोण के। देखिए परावर्तन कोण जो बराबर होगा यहाँ पे आपतन कोण के होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। अब देखते हैं 21 क्या दे रखा है कि ट्रांजिस्टर के भाग कौन कौन से। अब देखिए ट्रांजिस्टर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए उत्सर्जक, या फिर ऑप्शन बी आधार, ऑप्शन सी संग्राहक, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पीएनपी या फिर एनपीएन दो टाइप के होते हैं। तो उसमें देखिए उत्सर्जक भी होता है, आधार भी होता है, संग्राहक भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है कि ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक होता है। देखिए ट्रांजिस्टर का जो उत्सर्जक होता है कैसा होता है। तो ऑप्शन ए उच्चतम अशुद्धि वाला होता है, ऑप्शन बी आवेश वाहकों का स्रोत होता है, या फिर ऑप्शन सी मध्यम आकार का होता है, या फिर ऑप्शन डी सभी होता है। तो यहाँ पे जो उच्चतम अशुद्धि वाला भी होता है, आवेश वाहकों का स्रोत भी होता है, और मध्यम आकार का भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि ट्रांजिस्टर का आधार होता है। देखिए ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है। तो ऑप्शन ए न्यूनतम शुद्धि वाला होगा, फिर ऑप्शन बी पतले आकार का होगा, ऑप्शन सी 2% क्षेत्र जहां पर आवेश का क्षय लगभग 2% से भी कम होता है, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे सारी बातें फॉलो हो रही हैं कि ये न्यूनतम अशुद्धि वाला भी होता है और पतले साइज का होता है, और 2% क्षेत्र जहाँ आवेश का क्षय लगभग 2% से भी कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ट्रांजिस्टर का संग्राहक होता है। अब देखिए ट्रांजिस्टर का जो संग्राहक होता है कैसा होता है, जो कलेक्टर होता है कैसा होता है, मध्यम अशुद्धि वाला, या फिर सबसे बड़े आकार वाला, या फिर उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित सभी आवेश वाहकों को संग्रहित या इकट्ठा करता है,
या फिर ऑप्शन डी सभी। तो देखिए जो यहाँ पे अगर हम संग्राहक की बात करें, कलेक्टर की बात करें, तो ये मध्यम अशुद्धि वाला भी होता है और इसका आकार जो होता है बड़ा भी होता है सभी से। क्या कहते हैं, जो संग्राहक जो बेस होता है और जो इमिटर होता है उससे बड़ा होता है और उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित सभी आवेशवाहकों को संग्रहित भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि 25, जो कि इस सीरीज का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में हमेशा सत्य होता है। तो अब ट्रांजिस्टर में हमेशा क्या सत्य होगा, तो ऑप्शन ये दे रखा कि आई बी बराबर आई सी माइनस का आई बी बराबर आई ई माइनस का आई सी, और आई बी बराबर, ऑप्शन बी है कि आई बी बराबर आई बी प्लस का आई सी, और ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन में से कोई नहीं। अब आई बी आई सी आई ई क्या होता है, तो आई बी देखिए क्या होता है, बेस धारा होती है, और आई क्या होता है, एमीटर धारा होती है, आई सी क्या होता है, कलेक्टर धारा होती है। तो इनका जो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो होगा वो भी राइट होगा और ऑप्शन सी भी राइट होगा, क्योंकि आई ई क्या होता है, जो एमीटर धारा होती है, क्या होती है, बेस धारा और कलेक्टर धारा के योग के बराबर होती है, क्योंकि आई ई जो होती है एमिटर धारा पाई जाती है और यही क्या होती है आगे चल करके, मतलब इन दोनों में विभाजित हो जाती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बेस धारा होती है या फिर कलेक्टर धारा होती है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, आई ई धारा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जब आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, तो अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई थोड़ा सा अगर करें, यानी कि आई बी का वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आई में से आई में से आई सी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा हमारा ऑप्शन, यही तो आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिखा गया है, थोड़ा सा आप भ्रमित हो जाएं तो थोड़ा सा इसमें देखिए कुछ होना नहीं है, क्या है, ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसका जो आप फुल वीडियो अगर देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो, तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। बाकी जो 25 सीरीज़ चला रहे हैं वो तो आपके लिए है ही बेहतर। तो बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।